तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 158 को एक्सप्लेन करने वाला। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि 3 साल पूरे होने में अभी भी करीब 5 दिन बाकी थे और हेवनली टूम की ये रहस्यमयी यात्रा अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। शुनेर ने शाओयान के चेहरे पर छाए उस गहरे सोच के भाव को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं शाओयान, फिर हम बाहर की दुनिया में लौटेंगे। शाओयान ने धीरे से सांस ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये 3 साल पलकों झपकते ही बीत गए। बेशक बाहर की दुनिया में सिर्फ आधा साल बीता था, लेकिन इस हेवनली टूम के अंदर वो लगातार 3 साल तक लगातार ट्रेनिंग करता रहा। ट्रेनिंग बेहद कठोर और एक्रेस थी, लेकिन उसके नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार थे। जब शाओयान ने हेवनली टूम में कदम रखा था तब वो एक 6 स्टार डोजून था और अब वो पहुंच चुका है पीक ऑफ 8 स्टार डोजून और साथ ही उसके पास है क्लैन टैटू। कई खतरनाक टेक्निक्स अब शाओयान के लिए 9 स्टार डोजून से भी टक्कर ले सकता है। 3 साल और शाओयान पूरी तरह से बदल चुका है। वहीं पास खड़े शाओशुआन ने धीमी सी हंसी के साथ कहा, अब वक्त आ गया है जाने का। टाइम रियली फ्लाइज। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी छुपी थी। ये हेवनली टूम जहां उसे दोबारा जीने की इजाजत मिली थी, वही टूम अब उसकी एकमात्र कैद बन चुकी थी। वो एक ऐसे क्रिमिनल की तरह बन चुका था जो एक सुनसान दुनिया में सजा काट रहा हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शाओयान ने धीरे से पूछा, एंसेस्टर, क्या आप हमेशा यूं ही इस रूप में जीवित रहेंगे? शाओशुआन ने लंबी सांस ली और फिर शांति से बोला, ये कीमत है दूसरे रूप में जिंदा रहने की। हम हेवनली टूम से बाहर नहीं जा सकते। अगर गए तो हमारा अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। शाओयान का दिल भारी हो गया था। वो और सनर यहाँ सिर्फ 3 साल रहे थे और वो भी बमुश्किल, लेकिन शाओशन सदियों से हजारों गुना ज्यादा समय से इसी लोनलीनेस में कैद था। शाओयान ने धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे आप फिर से रिवाइव हो सके? शाओशुआन मुस्कुराया। उसका चेहरा शांत था। मैं जानता हूँ तुम एक एल्केमिस्ट हो। कुछ हाई टियर मेडिसिनल पिल्स मौत के कगार से इंसान को वापस ला सकती है, लेकिन मैं तो एक एंशिएंट सोल हूँ जो न सिर्फ मरा हुआ है बल्कि इनकम्प्लीट भी है। उन्होंने शाओयान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लिटिल फेलो, अगर तुम्हें वाकई कुछ करना है तो 2D क्लास तक पहुँचने की कोशिश करो। शायद तब कोई रास्ता निकले, पर अभी तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक सपना है। मैं जिंदा रहना चाहता था, इसलिए नहीं रुका यहाँ। मैं चाहता था कि शाओ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ हमेशा जिंदा रहे। मैं नहीं चाहता कि ये शक्ति मेरे साथ इस अंधेरे हेवनली टूम में दफन हो जाए। शाओयान ने गहरी सांस ली और अपने भीतर के इमोशंस को काबू में किया। वो जानता था एंसेस्टर सही कह रहे थे। एंसेस्टर, मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब लौटूंगा तो मैं दो शेंग बन चुका होऊंगा। शाओयान की आवाज में वादा था, जुनून था। शाओशुआन मुस्कुराए। वो जान चुके थे कि उनका उत्तराधिकारी अब सच में तैयार है। उन्होंने हाथ हिलाया और शाओयान का स्टोरेज रिंग हल्का सा कांपा। उससे एक पाम साइज्ड लाइट क्लस्टर बाहर निकला और शाओशुआन के सामने हवा में रुक गया। उस लाइट क्लस्टर में एक जेड पीस तैर रहा था जो किसी एंशिएंट ओरा को बाहर छोड़ रहा था। यह है एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट की क्वीन। ये अभी हाइबरनेशन में है, लेकिन इसकी शक्ति बैनशेंग लेवल के बराबर है। अगर ये जाग गई होती तो तुम उस एनर्जी वॉल को कभी पार नहीं कर पाते। बैनशेंग क्लास क्वीन? शाओयान की रूह कांप गई। उसका हाथ सुन पड़ गया। अगर उसे ये सब पहले पता होता तो वो कभी इसे नहीं छूता। सुनेर हंस पड़ी। जब हम क्रिस्टल वॉल से बाहर निकले थे तब सारे एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट्स अचानक पागल क्यों हो गए थे? शाओयान जेजी उनके क्वीन को बाहर ले आए थे। अगर ये जाग गई होती, शाओशुआन ने कहा, तो ये चुपचाप तुम्हारे शरीर में घुस जाती और तुम्हारा दोची धीरे धीरे डिवाउर कर लेती। और जब तक कोई एलीट दोशेंग ना आए इसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। शाओयान के माथे से पसीना बह निकला। उसने पहले भी ऐसी चीजें झेली थी, लेकिन अब जब उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी तब भी वो इनकी तरफ देखना नहीं चाहता था। शाओशुआन ने हल्के से हंसते हुए कहा, ये क्वीन भले ही खतरनाक है, लेकिन ये एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल है। ये एक स्पेशल डिफेंसिव डो स्किल है। रिफाइनमेंट के बाद ये एक आर्मर का रूप ले लेगी जो पूरे शरीर को कवर करेगी। अगर इससे एम्परर क्लॉथ बनी तो ये एलीट बैनशेंग के हमले को भी सह सकती है बिना टूटे। शाओयान की आंखों में चमक आ गई। ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर के साथ अगर ये भी मिल जाए तो शायद मैं एलीट दोशेंग के एक ब्लो से भी बच सकता हूँ। शाओशुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, रिफाइनमेंट की चिंता मत करो। एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ तुम्हें मैं डिपार्चर से पहले सौंप दूंगा, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना चाहिए। शाओयान चौंका। कौन सा काम? शाओशुआन का कोल्ड स्माइल उभरा। हन क्लैन के वो दोनों मेंबर्स, हनिया और हन ली। शाओयान की आंखें सिकुड़ गई। उसके लहजे में सख्ती थी। उन्हें तो मैं भूला ही नहीं हूँ। अगर वो हेवनली टूम में अब भी है तो वो मेरी नजरों से नहीं बच सकते। शाओशुआन ने हाथ हिलाया और स्पेस क्रैक खुल गया। शाओयान ने कोई और शब्द नहीं कहा, बस हल्की सी कोल्ड स्माइल के साथ
स्पेशल क्रैक में कदम रख दिया। शुन एर भी पीछे पीछे चली गई। शाओजुआन ने जाते हुए उन्हें देखा और मुस्कुराया। ये शाओयान के हेवनली टूम से बाहर निकलने से पहले की आखिरी परीक्षा है। अब सीन कट होता है एक दूसरे स्थान पर। एक साइलेंट एनर्जी फॉग चारों ओर फैली हुई थी। ओकेजनली कुछ एनर्जी बॉडीज धीमे धीमे हवा में तैरते हुए गुजरती, बिल्कुल भूतों की तरह। एक सिल्वर आर्मर पहने फिगर एक रूइन के ऊपर हवा में बैठा था। उसकी बॉडी से फैलती थी टेरिफाइंग बैनशेंग एनर्जी। लेकिन अचानक स्पेस फ्रीज हो गई। दो ब्लैक चेन्स लाइटनिंग स्पीड से निकली और सीधा उस एनर्जी बॉडी को पियर्स कर दिया। एक ब्लैक फिगर तुरंत प्रकट हुआ और एनर्जी कोर उठाकर अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। इन एनर्जी बॉडीज में स्ट्रेंथ तो बहुत है, पर लड़ने की कैपेबिलिटी जरा भी नहीं। उसका चेहरा उजागर हुआ। वो कोई और नहीं, हन्या था। थोड़ी ही देर में एक दूसरा फिगर आया, स्कार्ड फेस। हन्या बोला, शाओयान की किस्मत वाकई जबरदस्त है। गु क्लैन का एक्सपर्ट यहाँ था। हनली बोला, अब हेवनली टूम से बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही बाहर जाएं, जेड टोकन एक्टिवेट कर देंगे। हन्या का लहजा सख्त हो गया। शाओयान को तो मैं बाद में देख लूंगा, एक दिन उसकी फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिटा दूंगा। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस रिपल स्पेस में उभरी और एक आवाज गूंज उठी, नेक्स्ट टाइम का क्या इंतजार, चलो अभी का हिसाब अभी चुकता करते हैं। हन्या, हनली। हुन्या और हनली ने घबरा कर ऊपर देखा। वहाँ शाओयान और शुनर कोल्ड स्माइल के साथ स्पेस में खड़े थे। हुन्या और हुनली की निगाहें अचानक सख्त हो गई जैसे ही उन्होंने देखा कि वॉइड के बीच से दो फिगर्स हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहे हैं। शाओयान ने हल्के से अपनी गर्दन घुमाई, शरीर को स्ट्रेच किया और फिर टीजिंग अंदाज में हनडुओ की ओर देखते हुए बोला, 2 साल हो गए मिलके, लगता है तुम दोनों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं रही। हन्या की आंखों में एक पल के लिए डर की हल्की सी झलक आई। वो चारों ओर देखने लगा, लेकिन जब उसे वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट नहीं दिखा जो पहले दिखाई दिया था, तब जाकर उसने मन ही मन राहत की सांस ली और ठंडी हंसी में बोला, शाओयान, घमंड मत कर। भले ही मैं अभी तुझे हेवनली टूम में न मिटा सकूं, लेकिन एक बार इस जगह से बाहर निकले तो तू सड़कों पर भटकता दिखेगा। शाओयान की आंखों में हल्की सी कोल्ड लाइट उभरी। अगर ऐसा है तो क्यों न मैं तुम्हें यहीं का बना दूं। फिर धीमे से बोला, तुम दोनों की स्ट्रेंथ को देखते हुए शायद तुम लोग 8 स्टार एनर्जी बॉडीज बनने लायक हो। ये सुनते ही हुन्या और हुनली दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हेवनली टूम के तीसरे स्तर पर 8 स्टार एनर्जी बॉडीज को नीच और बेकार माना जाता था और ऐसी हालत में मर जाना ज्यादा बेहतर था। हुन्या ने आंखें संकरी करते हुए गहरी आवाज में कहा, तू खुद को ज्यादा मत समझ शाओयान। हुनली ने जहर से भरी आवाज में कहा, अगर ये लड़की न होती तो तू अब तक कई बार मर चुका होता। फॉलन शाओ क्लैन का कचरा बस एक औरत की प्रोटेक्शन में ही जिंदा है। लेकिन हुन्या थोड़ा काम था। रुक जा, ये लोग यकीनन किसी कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, हम अभी पीछे हटते हैं। हनली ने गुस्से में कहा, याद रखना शाओयान, अगली बार मिले तो तुम्हारा फॉलिंग स्टार पेविलियन भी राख बन जाएगा। जैसे ही वो दोनों पीछे हटे, शाओयान की आंखों में एक तीखा कोल्ड ग्रिन उभरा। तुम लोग रहोगे या जाओगे, ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। और अचानक शाओयान की बॉडी हवा में गायब हो गई। सुनेर मुस्कुराई, अब वाला शाओयान पीक ऑफ 8 स्टार 2 जून बन चुका है। उधर हुनली को एकदम महसूस हुआ, तू मरना चाहता है? कहते हुए उसने काले धुएं से भरी हुई एनर्जी को मुट्ठी में समेटा और सामने की वॉइड पर हमला किया। लेकिन अगले ही पल एक हाथ उसकी मुट्ठी को थाम चुका था। वो हाथ शाओयान का था और उसकी हथेली से ज्वालाओं की एक लपट फूट पड़ी। हनली की खाली एनर्जी जल उठी। शाओयान ने ठंडी निगाह से देखा, 2 साल में इतनी सी भी इम्प्रूवमेंट नहीं, डिसअपॉइंटिंग। शाओयान ने उसकी डिफेंस को बाईपास करते हुए सीधा उसकी चेस्ट में एक ब्लास्ट मारी। बानली जमीन पर गिरा और 100 मीटर तक घिसता चला गया। हन्या की आंखें फटी रह गईं। 8 स्टार 2 जून, इम्पॉसिबल, कैसे? शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा, अब तेरी बारी है। हन्या ने अपने दोनों हाथों से सील्स बनाना शुरू किया और तभी उसके माथे पर एक मिस्टीरियस क्लैन टैटू उभर आया। तू मुझे रोकने के काबिल नहीं, वो चीखा। क्लैन टैटू एक्टिवेट होते ही उसकी डोची के साथ साथ स्पिरिट स्क्रीम्स की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन उसका उद्देश्य लड़ना नहीं था। वो जानता था सुनेर नजर रखे हुए है। अगर उसने हस्तक्षेप किया तो उसकी मौत पक्की थी। इसलिए क्लैन टैटू की पावर का उपयोग करके हन्या लाइट की तरह भागा। हनली, मैं तेरा बदला 100 गुना चुका दूंगा। लेकिन अगले ही पल हवा में कुछ मीटर दूर एक फिगर ने उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। शाओयान की क्रिस्टल बोन विंग्स हवा में चमक रही थी। शाओयान हुन्या की आंखों में नफरत थी, लेकिन बिना रुके उसने दूची से एक जबरदस्त प्रहार किया। शाओयान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें स्थिर थी। मर जा। हुन्या की मुट्ठी में सारा डोची समा गया। जैसे ही उसने प्रहार किया, स्पेस इटसेल्फ फट गया। एक काली 5 फीट स्पेशल शाओयान की ओर बढ़ी। अगली जिंदगी में सोच समझकर घमंड करना। हुन्या के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। शाओयान की आंखों में हल्की सी पर्पल रेड लाइट चमकी। उसके माथे पर शाओ क्लैन का क्लैन टैटू उभरा। हुन्या का दिल थम गया। शाओ क्लैन क्लैन टैटू? शाओयान ने हौले से कहा, इट्स ओवर। फिर उसकी मुट्ठी से एक तूफानी डर्ची ब्लास्ट निकला। दोनों की मुट्ठियां भिड़ी। एनर्जी स्टोम आसमान में गूंजा और फिर एक काला शरीर आसमान से जमीन पर गिरा। हुन्या था, उसका खून और ऑर्गन जमीन पर बिखर गए। शाओयान धीरे धीरे नीचे आया
और चुपचाप उसे देखता रहा। उसने ठंडी आवाज में कहा, रिलैक्स, तुम्हारा साथ देने और बिहन क्लैन के लोग आने वाले हैं। हन्या की आंखें धुंधली होने लगी और अंधेरे में हमेशा के लिए खो गई। एक शांत एंशिएंट हॉल के भीतर की स्पेस धीरे धीरे फ्लक्चुएट हुई और उसी हलचल के बीच दो फिगर्स अचानक प्रकट हुए। वो थे शाओयान और सुनेर। हन्या और हनली को खत्म करने के बाद अब वे वापसी कर चुके थे। इस बार की लड़ाई वाकई बेहद तेज और घातक रही। शाओयान ने दोनों बार पूरी ताकत झोंक दी। पहले एक ही वार में हनली को खत्म किया और फिर उसी क्रूरता से हन्या को भी। हन्या और हनली दोनों 8 स्टार डोजून थे। अगर दोनों साथ मिलते तो शायद कोई 9 स्टार डोजून भी उन्हें यूं आसानी से खत्म नहीं कर पाता, लेकिन इस बार वो ऑफ गार्ड पकड़े गए। शाओयान ने मौके का पूरा फायदा उठाया, वरना अगर वो दोनों सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ते तो शाओयान को भी उन्हें हराने में काफी समय और ताकत लगती। हन्या और हनली को मारने के बाद शाओयान और शुनर कुछ दिन बाहर ही रुके और फिर लौटे इस एंशिएंट हॉल में। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, सामने शाओशुआन की फिगर धीरे धीरे प्रकट हुई। उसने न तो कोई सवाल किया, न ही कोई प्रतिक्रिया जताई, बस अपना हाथ बढ़ाया और उसमें एक पेल ब्लैक ग्लो उभरा। फिर उसने वो ग्लो शाओयान की ओर फेंकते हुए कहा, ले लो, ये है एंशिएंट इंसेक्ट टेम्परर क्लॉथ। इसे अपने शरीर में धारण कर सकते हो। ये कभी भी सामान्य कपड़े का रूप ले सकता है। इसे लगातार 2 चीजें सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये किसी भी अटैक के खिलाफ कांस्टेंट डिफेंस देगा। शाओयान ने हाथ बढ़ाकर उस ब्लैक ग्लो को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक स्मूथ सिल्क जैसी सॉफ्ट फीलिंग उसके हाथों में महसूस हुई। वो मटेरियल नरम जरूर था, लेकिन भीतर से कुछ बेहद मजबूत और रहस्यमय भी। शाओशुआन मुस्कुराया और कहा, बस इसमें अपनी एक बूंद एसेंस ब्लड टपका दो, फिर ये क्लॉथ सीधे तुम्हारे शरीर में मर्ज हो जाएगा। शाओयान ने वैसा ही किया और जैसे ही वो रक्त की बूंद एंशिएंट इंसेक्ट टेम्परर क्लॉथ पर गिरी, पूरा क्लॉथ लिक्विड की तरह हलचल करने लगा और धीरे धीरे उसके पाम से मर्ज होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गया। तुरंत ही शाओयान को महसूस हुआ जैसे कोई स्ट्रेंज एनर्जी उसकी स्किन के ऊपर एक जाल जैसा बुन रही हो, और देखते ही देखते वो एनर्जी उसके पूरे शरीर को ढकते हुए एक इनकंस्पिक्यूअस ब्लैक रोब में बदल गई। उसने अपने कंधे पर हाथ फिराया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह है एंशिएंट इंसेक्ट टेम्परर क्लॉथ, वाकई में गजब की चीज है। शाओशुआन हल्के से हंसा और बोला, यह क्लॉथ सिर्फ किसी भी एक्सपर्ट के लिए आर्मर नहीं, बल्कि ये उस इंसेक्ट क्वीन से रिफाइंड है। इसकी कीमत एक टैंग क्लास 2 स्किल जितनी है और ये किस्मत से ही हासिल होता है। ऐसे पावरफुल क्रीचर्स जैसे इंसेक्ट क्वीन हर किसी को नहीं मिलते। भले ही ये क्लॉथ दोची की कांस्टेंट खपत मांगता हो, लेकिन उसके पास क्वाजी टैंग क्लास ची मेथड है, इसलिए वो आराम से इसे मेंटेन कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, कोई भी अचानक हमला हो तो ये क्लॉथ उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। यानी अब शाओयान के पास एक कांस्टेंट प्रोटेक्शन है। फिर थोड़ी देर बाद शाओशुआन की नजर उस ब्लैक क्लॉथ पर पड़ी जो अब शाओयान के शरीर में मर्ज हो चुका था। उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोला, दिन गिनो शाओयान, अब हेवनली टूम छोड़ने का समय आ गया है। शाओयान की नजर नीचे झुक गई और उसने धीमे से सिर हिलाया। वो जानता था अब वक्त आ गया है। हॉल में अचानक एक गहरापन सा छा गया। शाओशुआन ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें एक दिन तो जाना ही होगा। शाओ क्लैन की आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। फिर उसने शाओयान के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे लड़के, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी वापसी का, लेकिन अगली बार देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे निराश तो नहीं करोगे। शाओयान की आंखों में दृढ़ता झलक उठी। उसने गंभीर स्वर में कहा, एंसेस्टर, जब तक मैं 2 शेंग क्लास तक न पहुँच जाऊँ, मैं आपके सामने वापस आने का हक नहीं रखता। शाओशुआन संतुष्ट नजर आया और तभी चुनेर की आवाज गूंजी, समय हो गया है। दोनों की बातें वहीं रुक गई। शाओयान ने हाथ जोड़कर शाओशुआन को झुके हुए प्रणाम किया। शाओशुआन ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, शाओ क्लैन का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है। और तभी आसपास की स्पेस में तेज फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। एक प्रबल सक्शन फोर्स चारों ओर से उत्पन्न होने लगी। शाओयान को समझ आ गया, 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब हेवनली टूम उन्हें फोर्सफुली एक्सपेल कर रहा है। उसने अंतिम बार चीख कर कहा, एंसेस्टर, ध्यान रखना, मैं जरूर आपको इस जगह से निकालने का रास्ता खोज निकालूंगा। उसी पल एक विशाल स्पेशल रिफ्ट फट पड़ा और वो सक्शन फोर्स शाओयान और शुनएर दोनों को अपनी पकड़ में लेते हुए निकल गया। शाओशुआन ने उसी जगह शांतिपूर्वक देखा जहाँ से शाओयान और शुनएर गायब हुए थे। फिर उसने आसमान की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया, शाओ क्लैन के पूर्वजों, कृपा करना इस बच्चे पर। हमारे वंश का पुनर्जन्म अब सिर्फ इसी पर निर्भर करता है। तभी एक लश ग्रीन पर्वत श्रृंखला के ऊपर कई फिगर्स आसमान में खड़े डिस्टोर्टेड स्पेस को घूर रहे थे। एक एल्डर ने धीमी आवाज में पूछा, एल्डर तोंगशुआन, 3 साल का समय आज पूरा हो रहा है ना? तोंगशुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखें उस स्पेस पर टिकी थी और उसका दिल भी थोड़ा बेचैन हो उठा था। हेवनली टूम की खतरनाक नेचर को वो भली भांति जानता था। अगर गू क्लैन के युवाओं को कोई नुकसान पहुंचा तो क्लैन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पता नहीं इस बार सबसे ज्यादा सुधार किसे मिला होगा। एक एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। एक और एल्डर ने जवाब दिया। इसी बातचीत के बीच अचानक स्पेस क्रैक हुई और 2 फिगर्स बाहर निकल आए। ये तो ले क्लैन के लोग हैं, लगता है
बेहद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चारों ओर से नजरों ने उनकी ओर महसूस की और पाया कि वे अंदर जाते समय से कहीं अधिक पावरफुल हो चुके हैं। इसके बाद एक एक कर याओ क्लैन, यान क्लैन, शी क्लैन के लोग भी निकलने लगे। फिर अचानक एक और स्पेशल क्रैक खुली और 2 लाइफलेस बॉडीज जमीन पर आ गिरी। गू क्लैन के एल्डर्स ने उन्हें उठा लिया। हन्या और हनली, भीड़ में सन्नाटा छा गया। तोंगशुआन ने भी गंभीर होकर कहा, हन क्लैन के ये दोनों सदस्य हेवनली टूम में मारे गए हैं। गू क्लैन के लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए मन ही मन प्रसन्न हुए। उनके दुश्मन क्लैन के 2 सबसे खतरनाक युवक अब मृत थे। ओशुआन, होजी और बाकी सभी भी चकित थे। पर ये मरे कैसे? कोई एनर्जी बॉडी अटैक तो नहीं रहा होगा? ओशुआन धीरे से बोला, मुझे लगता है ये शाओयान और सुन एर का काम है। मगानिया और हनली मिलकर एक 9 स्टार एक्सपर्ट से भी टक्कर ले सकते हैं। उनसे तो कोई नहीं बच सकता। तो फिर सोचो, अगर वो मरे हैं तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। इसी बीच स्पेस एक बार फिर फटफटी थी और सामने हवा में 2 फिगर्स प्रकट हुए, शाओयान और सुन एर। पूरा आसमान उन्हें देखता रह गया। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई इमोर्टल कपल स्वर्ग से उतर आया हो। गू क्लैन के एल्डर तोंगशुआन और बाकी सभी एल्डर्स ऊपर आसमान में खड़ी हरे वस्त्रों वाली उस युवती को देखकर राहत की सांस लेते। गू क्लैन की सबसे अनमोल धरोहर थी। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो क्लैन को ऐसा नुकसान होता जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। तोंगशुआन की आंखें पहले सुनेर पर टिकती हैं, फिर अचानक वो सामने खड़े उस काले बालों वाले युवा की ओर मुड़ती है। वो लड़का, क्या वो शाओयान है? और फिर उनकी आंखों में एक तीव्र आश्चर्य झलक उठता है। उनकी अनुभवी नजरें साफ महसूस कर लेती है कि ओरा अब एक 8 स्टार डोजून के स्तर तक पहुंच चुकी है। महज आधे साल पहले उसकी ताकत इससे कई गुना कम थी। 3 स्टार्स की बढ़ोतरी, इतनी डरावनी स्पीड। कुछ एल्डर्स एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरों पर छिपा नहीं जा सकने वाला शौक था। भले ही हेवनली टूम की समय धारा अलग हो, लेकिन 3 साल में 3 स्टार की बढ़त ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या ये सब शाओशुआन की टूम की वजह से हुआ है? तोंगशुआन थोड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं 3 स्टार्स का फासला पार करना आसान नहीं होता। और तभी ऊपर आसमान में खड़े शाओयान और शुनर चारों ओर देख रहे होते हैं। एंशिएंट हॉल में इतने समय तक बंद रहने के बाद बाहर की खुली हवा उन्हें बेहद ताजा महसूस हो रही थी। तभी वो क्लैन का युवा होशुआन होजी के साथ आता है और मुस्कुराता हुआ अपने हाथ जोड़ता है। भाई शाओयान, 2 साल में तुमने इतनी ताकत हासिल कर ली, कमाल है। शाओयान भी जवाबी मुस्कान देता है। भाई होशुआन ने भी काफी प्रगति की है। लेकिन शाओयान साफ देख सकता था कि होशुआन अभी भी 8 स्टार डोजून के पीक के पास ही है। होशुआन हल्की हंसी में कहता है, तुमसे मेरी तुलना नहीं हो सकती। 2 साल पहले तुम 6 स्टार डोजून थे और मैं 8 स्टार, लेकिन अब तुम मेरे बराबर नहीं, मुझसे भी आगे हो। शाओयान समझता है अगर उसे शाओशुआन की इनहेरिटेंस ना मिली होती तो ये ताकत कभी भी नहीं मिलती। इसी बीच गुचिंग यांग और उसका ग्रुप भी आता है। सब मुस्कुराकर शाओयान को बधाई देते हैं। गुचिंग यांग की नजर लाशों पर पड़ती है। ये दोनों तो काफी अनलकी रहे। शाओयान का आईब्रो थोड़ा ट्विच करता है। इसे तुम रिट्रिब्यूशन कह सकते हो। गुचिंग यांग समझ गया था हुन्या और हुनली की मौत में शाओयान का हाथ था, लेकिन ये मामला थोड़ा उलझ सकता है। गुचिंग यांग धीरे से कहता है, हन क्लैन के लोग इनकी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। अचानक दूर आकाश में 2 ब्लैक फॉग्स तेजी से गड़गड़ाते हुए आते हैं। वो सीधे उन लाशों के पास पहुंचते हैं और फिर उनके अंदर से 2 ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन प्रकट होते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं जैसे बिजली गिर गई हो। हन क्लैन के ये दोनों एल्डर्स गुस्से से कांपने लगते हैं। वो जानते थे हन्या और हन ली ने हेवनली टूम में शाओयान को मारने की योजना बनाई थी। अब शाओयान जिंदा है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर, और उनके दोनों सदस्य लाश बन चुके हैं। उनकी नजरें तुरंत शाओयान की ओर घूमती हैं। उनमें से एक गुस्से में कांपते हुए गर्ज उठता है। शाओयान शांति से उनकी ओर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, कुछ कहना चाहते हो? जान के बदले जान चाहिए। वो एल्डर अपनी आस्तीन झटकता है और एक ब्लैक चेन जो ठंडी भयावह ओरा से भरी होती है आकाश में शाओयान की ओर फेंकता है। लेकिन शाओयान शांत रहता है। वो एक कदम आगे बढ़ता है और अपनी फ्लेम कवर्ड पाम से उस काली चेन को पकड़ लेता है। फिर उसी चेन के रास्ते एक पर्पल ब्राउन फ्लेम बिजली की तरह वापस एल्डर की ओर दौड़ता है। ब्लैक फॉग और फ्लेम आपस में टकराते हैं और आकाश में जोरदार धमाका होता है। शाओयान का कंधा थोड़ा कांपता है, लेकिन वो स्थिर खड़ा रहता है। दूसरी ओर वो एल्डर पीछे की ओर डगमगा जाता है। बुजुर्ग, किसी को इतना शेमलेस नहीं होना चाहिए। शाओयान वो टूटी हुई चेन फेंक देता है और ठंडी आंखों से उसे घूरता है। एल्डर का चेहरा करवा पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं था कि शाओयान अब इतना ताकतवर हो गया है। तभी एल्डर तोंगशुआन गूंजते स्वर में कहता है, हनलिन, ये गू रेल्म है, तुम्हारा हन रेल्म नहीं। हनलिन गुस्से से चिल्लाता है, शाओयान को हमारे साथ हन क्लैन ले जाना होगा। अगर वो कातिल नहीं है तो हम उस पर जुल्म नहीं करेंगे। शाओयान जोर से हंसता है, वाह, इतनी फूलिश बात मैंने पहली बार सुनी है। फिर सुनर आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में शांति लेकिन अथॉरिटी होती है। हनलिन, ये गू क्लैन है और हेवनली टूम कोई पिकनिक नहीं। वहाँ से कोई सही सलामत
वापस लौटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। हन्या और हनली ने हेवनली टूम में हमारे गू क्लैन पर स्नीक अटैक किया था। इसका जवाब कौन देगा? अब सारे लोग उन दोनों हन एल्डर्स की ओर देखने लगते हैं। टोंगशुआन गुस्से से पूछता है, क्या सुनर जो कह रही है वो सच है? हनलिन और उसका साथी हड़बड़ा जाते हैं। अब वो ये बात कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि हन्या ने डिवाइन ब्लड लाइन वाली सुनर पर हमला किया था। हनली गुस्से से कहता है, हमें बदनाम मत करो। लेकिन शाओयान, हमें याद रहेगा, हन क्लैन बदला जरूर लेगा। शाओयान शांत भाव से कहता है, मैं भी तुम्हारे शब्द याद रखूंगा। अब दोनों हन एल्डर्स हन्या और हनली की लाशें उठाते और काले साये की तरह गू रेल्म से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही हुनलिन और उसके साथी दूर जाते हैं, एल्डर टोंगशुआन का शरीर हिलता है। वो सीधा शुनेर के सामने प्रकट होते हैं और गंभीरता से पूछते हैं, शुनेर तुम ठीक तो हो ना? शुनेर हल्के से सिर हिलाकर इशारा करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वही पास खड़े शाओयान थोड़ी देर तक झिझकते हैं, फिर हाथ जोड़कर एल्डर टोंगशुआन से पूछते हैं, एल्डर टोंगशुआन, क्या आप बता सकते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर की ग्रुप इस वक्त कहाँ है? एल्डर टोंगशुआन थोड़ी देर सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं, जब तुम हेवनली टूम में दाखिल हुए उसके करीब 3 महीने बाद वो लोग वहाँ से निकल गए थे। शायद वो फॉलिंग स्टार पेविलियन लौट गए हैं, पर उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि जब तुम हेवनली टूम से बाहर आओ तो तुरंत वहाँ चले जाना। शाओयान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उन्हें शक होता है कि कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर वो शुनर की तरफ देखकर धीरे से कहते हैं, लगता है सच में कुछ हुआ है। इस बार मैं गू क्लैन में ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। क्या तुम भी इस बार मेरे साथ चलोगी? शुनर थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर जैसे ही सिर हिलाने वाली होती है, एल्डर टोंगशुआन बीच में बोल पड़ते हैं, शुनर, गू क्लैन में हाल ही में कुछ बड़े मामले सामने आए हैं। एल्डर्स ने फैसला किया है कि तुम फिलहाल गू रेल्म से बाहर नहीं जा सकती। शुनर गंभीर होकर पूछती है, क्या हुआ है? टोंगशुआन एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, शाओयान की ओर देखते हैं, लेकिन तभी शुनर शांत स्वर में कहती है, एल्डर टोंगशुआन, जो भी कहना है कहिए, यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं है। टोंगशुआन हल्की सी सांस लेकर जवाब देते हैं, लिंग रेल्म अचानक बंद हो गया है। शाओयान और शुनर दोनों ही चौंक जाते हैं। शुनर का चेहरा तुरंत बदल जाता है। टोंगशुआन धीरे से कहते हैं, हमने एक्सपर्ट्स को भेजा पर कोई जानकारी नहीं मिली। जहाँ लिंग रेल्म था वो एंटायर स्पेस ही जैसे गायब हो चुका है। एल्डर्स ने खुद जाकर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे लिंग रेल्म खुद को पूरी तरह से छुपा चुका हो। शुनर गहरी सोच में पड़ जाती है। अगर उन्होंने अपनी रेल्म को छुपाया है तो जरूर कोई बहुत बड़ा संकट होगा, ऐसा जिसे वो खुद भी संभाल नहीं पा रहे। टोंगशुआन धीरे से कहते हैं, गू क्लैन के हेड और बाकी लोग इस मैटर की पूरी जांच कर रहे हैं। अगर सच में लिंग क्लैन पर कोई बड़ी विपत्ति आई है तो हमें भी सतर्क रहना होगा। इसलिए शुनर को फिलहाल गू रेल्म में ही रहना होगा। शुनर का चेहरा गंभीर हो जाता है। इतने वर्षों में पहली बार कोई एंशिएंट क्लैन को छुपाने पर मजबूर हुआ है। शाओयान थोड़ी देर सोचते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, शुनर, अभी का समय सही नहीं है, तुम्हें यही रहना चाहिए। गू रेल्म सबसे सुरक्षित जगह है। शुनर भी आखिरकार सिर हिलाकर मान जाती है, फिर धीरे से कहती है, बाहर संभल कर रहना। हन क्लैन के साथ तुम्हारी दुश्मनी और गहरी हो चुकी है। कब कोई असली एक्सपर्ट भेज दिया जाए कहा नहीं जा सकता। शाओयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, डोंट वरी। टोंगशुआन मुस्कुराते हुए कहते हैं, यंग फ्रेंड शाओयान, एक रात गू रेल्म में रुक जाए। कल हम गू रेल्म का स्पेशल डोर खोल देंगे। माहौल शांत होता है, रात गहराती है, मूनलाइट फैलती है। शाओयान अकेले एक क्वाइट बैम्बू हाउस के सामने खड़ा था। आसमान में चमकते चांद की ओर देखते हुए वो सोच रहा था, भले ही बाहर की दुनिया में सिर्फ आधा साल गुजरा हो, पर हेवनली टूम में शुनर के साथ बिताए गए 3 साल उसे आदत सी हो गई थी उसके साथ रहने की। पर अब उन्हें अलग होना था। पीछे से एक नर्म सी आवाज आई, शाओयान जिगजे। उसकी हथेली में किसी ने धीरे से हाथ रख दिया, मुलायम, गर्म, सुकून भरा। सुनर की वो मुस्कान चांद को बेफिका कर दे। शाओयान धीरे से बोला, सुनर, एक बात कहनी है तुमसे। सुनर की पलकें हल्की सी झपकी। उसने शाओयान के सीने पर सिर टिका लिया और धीरे से पूछा, क्या ये बात कैलिन से जुड़ी है? शाओयान चौंक गया, तुम जानती हो? सुनर मुस्कुराई, मैं हमेशा तुम्हारी खबर रखती हूँ। गू क्लैन में मेरी पोजीशन ऐसी है कि लोग खुद ही मुझे तुम्हारी सारी जानकारी देते हैं। उसमें कैलिन का जिक्र भी था। शाओयान कुछ बोल नहीं सका। उसकी यूजुअल चार्म भी बेअसर थी। वो जानता था उसकी बाहों में जो लड़की थी वो लाखों लोगों की गॉडेस थी। तभी शुनर ने सॉफ्टली कहा, पहले मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, और जब भूल नहीं पाई तो झेलना भी पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी। और अचानक ही उसने शाओयान के सीने को जोर से काट लिया। शाओयान की भौहें चढ़ गई, पर वो हिला तक नहीं। उसने अपने अंदर की 2 चीतक को सप्रेस कर लिया, कहीं शुनर को कोई चोट न लगे। शुनर ने कहा, बताओ, आगे भी किसी और लड़की पर दिल दोगे?
शाओयान कुछ कहता उससे पहले ही उसने जुनैर को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। जुनैर चौंक गई, उसकी आंखों में लाली फैलने लगी, पर थोड़ी देर बाद उसने खुद को ढीला छोड़ दिया और फिर वो गू क्लैन की गॉडेस धीरे धीरे शाओयान की बाहों में पिघलती चली गई और वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। पर तभी एक हल्की सी खांसी गूंजी। शाओयान और जुनैर जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो, वे अलग हो गए और सामने देखा वहाँ खड़े थे गू क्लैन के क्लैन हेड जुनैर के पिता गुयुआन। जुनैर का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने शाओयान की कमर में जोर से चुटकी काटी और भागकर अपने कमरे में चली गई। शाओयान बस खड़ा रह गया, एक हल्की सी हंसी के साथ, और गुयुआन की तरफ देखा, कुछ शर्मिंदा, कुछ मजबूर। शाओयान का चेहरा अब भी थोड़ा संकोच से भरा हुआ था और वही सामने बांसों की झाड़ियों से निकलकर गुयुआन ने उसकी तरफ देखा। फिर एक गहरी सांस भरते हुए बोले, तुमने शाओशुआन से मुलाकात की होगी, है ना? शाओयान थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जी, उनसे मुलाकात हुई थी। गुयुआन ने उसकी तरफ देखा और बोले, तुम्हारे अंदर जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है वो साफ बता रहा है ये शाओ क्लैन की आखिरी विरासत है। शाओशुआन ने जो किया आसान नहीं था। अपने क्लैन की आखिरी आशा को बचाने के लिए खुद को एनर्जी बॉडी में बदल देना, ये त्याग था। शाओयान की आंखों में गंभीरता थी। हेवनली टूम एक विशाल कारागार जैसा था, वहाँ रहना मतलब अनंत अकेलापन झेलना। शाओयान ने धीमे स्वर में पूछा, एल्डर गुयुआन, क्या उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता है? गुयुआन ने सिर हिलाया और बोले, कम से कम मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है। माना जाता है कि हेवनली टूम को किसी एंशिएंट दोदी ने बनाया था। अगर कोई वहाँ के नियम तोड़ना चाहता है तो शायद उसे भी 2D लेवल तक पहुँचना होगा। जब गुयुआन ने 2D शब्द कहा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहराई दिखी, मानो ये शब्द ही भारी बोझ बन गया हो। शाओयान ने धीमे से कहा, 2D, क्या वाकई ऐसा कोई अस्तित्व है? गुयुआन कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर धीरे से बोले, कौन जानता है, उस स्तर पर पहुंचा इंसान खुदा जैसा होता है और हम सब उनकी नजरों में केवल चींटी की तरह। गुयुआन ने तब हाथ उठाया और कहा, कल तुम गू रेल्म छोड़ रहे हो, सावधान रहना। तुम्हारी स्ट्रेंथ अब पीच स्टार 2 जून तक पहुंच चुकी है। एल्डर्स अब तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन लिंग रेल्म की वजह से जुनैर इस समय गू रेल्म से बाहर नहीं जा सकती। शाओयान ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या लिंग रेल्म का ये बंद होना कोई नेचुरल डिजास्टर है या किसी ने जानबूझकर किया है? गुयुआन कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है और शायद ये किसी इंसान का काम नहीं है। लिंग क्लैन आज भी कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन्स में से एक है। गू क्लैन भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। शाओयान ने तब धीरे से पूछा, अगर ये सब हन क्लैन का काम हो तो? गुयुआन चौंक गए, फिर धीरे से बोले, संभव नहीं लगता। अगर हन क्लैन ने कुछ किया होता तो वो कोई बड़ा युद्ध शुरू करते और गू क्लैन को इसकी भनक जरूर लगती, और फिर हन क्लैन को क्या जरूरत पड़ती एक और सुपर फैक्शन से दुश्मनी लेने की? लिंग क्लैन अभी भी कमजोर नहीं है। शाओयान ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन का संदेह गहराता जा रहा था। गुयुआन ने अंत में कहा, इन बातों से फिलहाल तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई तो तब सामने आएगी जब सब कुछ खुलकर सामने आएगा। और हाँ, जो बात तुमने मुझसे वादा की थी उसे मत भूलना। जुनैर की ब्लड लाइन हमारे गू क्लैन के लिए बेहद अहम है। अगर कुछ हुआ तो चाहे मैं कुछ न कहूँ, बाकी एल्डर्स जरूर भड़क उठेंगे। शाओयान थोड़ा जंप गया और सिर हिलाकर बोला, मैं समझता हूँ। गुयुआन ने सिर हिलाया, अब काफी देर हो चुकी है, जाकर आराम करो, कल सुबह तुम्हें रवाना होना है। धीरे धीरे उसकी छवि हल्की होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। शाओयान ने उस जगह को देखा जहाँ अभी कुछ पल पहले गुयुआन खड़े थे और एक लंबी सांस ली। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गू रेल्म की विशाल घाटी में फैलने लगी तो वो शांत पहाड़ी इलाका फिर से जीवंत हो उठा। तेज हवा की आवाजें गूंजने लगी और विशाल बैटलशिप्स आसमान में मंडराने लगे। शाओयान और जुनैर धीरे धीरे बैम्बू हाउस से बाहर निकले और हवा में उड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां विशाल बैटलशिप्स हवा में लटके हुए थे। काले बादलों के बीच से उनकी विशालता और भी भव्य लग रही थी। शाओयान की नजर चारों ओर घूमी और उसे कई परिचित चेहरे दिखाई दिए। लिंग क्वान, लिन शिउ और कई टॉप यंगर जनरेशन एक्सपर्ट्स वहां मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी शाओयान की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार शाओयान अब पीक 8 स्टार डोजून बन चुका था। तभी उसकी नजर एक पहाड़ी पर खड़े एक शख्स पर पड़ी, काले सफेद बाल गुयाओ, जो आधा साल पहले शाओयान से हार गया था। उनकी नजरें मिली, लेकिन अब उसमें कोई जलन नहीं थी। गुयाओ ने हल्के से सिर हिलाया। शाओयान थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और सिर झुकाया। लगता है गुयाओ अपनी हार की छाया से बाहर आ गया है। वो एक सच्चा वॉरियर है। और तभी जब शाओयान जुनैर को अलविदा कहने वाला था, हवा में एक शख्स धीरे धीरे उसकी ओर आता दिखा। ये था याओ क्लैन का याओ शिंगजी। शाओयान ने थोड़ा सा चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ काम था? शाओयान के कोल्ड टोन से साफ था कि उसे याओ शिंगजी पसंद नहीं। याओ शिंगजी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ एक एमरल्ड जेड टोकन उसकी तरफ उछालते हुए कहा, ये याओ क्लैन की क्लैन सेरेमनी का इन्विटेशन है, मत सोचो ज्यादा, तुम्हारे टीचर को इसकी जरूरत पड़ेगी। वो जानते हैं कि ये सेरेमनी क्या मायने रखती है, चाहे वो हमसे नाराज हो, लेकिन वो जरूर आएंगे। शाओयान ने जेड टोकन को पकड़
करा, उसे कुछ देर देखा लेकिन लौटाया नहीं, बल्कि उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख ले और कहा थैंक्स। याओ शिंगजी ने सिर झुकाकर कहा, इस बार अल्केमी में तुमसे टक्कर नहीं ले पाया, उम्मीद है अगली बार मौका मिलेगा। और फिर वो सीधा एक बैटलशिप की ओर उड़ गया। शाओयान कुछ पल तक सोचता रहा, फिर धीरे से खुद से कहा, जो भी हो ये मैसेज टीचर तक पहुंचाना तो होगा, जाना या नहीं ये उनका फैसला होगा। फिर वो शुनेर की तरफ मुड़ा और धीरे से बोला, शुनेर अब चलने का वक्त आ गया है। शुनेर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, टेक केयर। शाओयान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बिना समय गंवाए हवा में छलांग लगाकर सीधा एक बैटलशिप पर सवार हो गया। वो बस एक लाइट फिगर की तरह दूर होता गया। शनर की आंखों में एक उदासी थी। उसने धीरे से एक सांस ली। बैकग्राउंड में फिर से हॉर्न की आवाजें गूंजने लगी और फिर बैटलशिप्स धीरे धीरे हिलने लगे। काले बादल उनकी ताकत को और बढ़ा रहे थे। आखिरकार वो हवा में उड़ते हुए गूरेल्म से बाहर निकलने लगे। अचानक उस शांत झील की सतह पर हलचल हुई और फिर हवा में एक बहुत बड़ा स्पेशल क्रैक धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही वो क्रैक पूरा खुला, उसमें से एक के बाद एक इंसानी आकृतियां तेजी से बाहर निकली। कुछ ही पलों में जो गू सेक्रेट सिटी अभी कुछ देर पहले शांत थी, वो अब एकदम जिंदा लगने लगी। स्पेशल गेट से निकलते ही वो सीधा एक इमारत की छत पर जा पहुंचा। उसने चारों ओर देखा और बिना गू क्लैन के किसी एल्डर का इंतजार किए तुरंत उड़कर गू सेक्रेट सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। गू क्लैन के एक्सपर्ट्स ने उसे देखा, लेकिन किसी ने रोका नहीं। सब ऐसे पेश आए जैसे वो जानते हो कि अब शाओयान को रोकना उनके बस की बात नहीं। शाओयान बड़े आराम से गू सेक्रेट सिटी से बाहर निकल गया। फिर वो हवा में थोड़ा रुका और सामने फैली हुई हरियाली को देखते हुए उसने एक लंबी सांस ली। हालांकि गू रेल्म काफी विशाल है और वहाँ की एनर्जी भी बहुत घनी है, लेकिन शाओयान को सेंट्रल प्लेन्स कहीं ज्यादा खुला और आजाद महसूस होता था। अब मुझे जल्दी से फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंचना चाहिए। उसने जेब से एक मैप निकाला और दिशा देखी और फिर उसका शरीर एक तेज रोशनी में बदल गया जो उत्तर दिशा की ओर बिजली की रफ्तार से उठ चली। इस सफर में शाओयान ने एक पल की भी देरी नहीं की। तेज गति और कुछ स्पेशल वर्म होल्स की मदद से वो लगभग 5 दिनों में फॉलिंग स्टार पेविलियन के क्षेत्र में पहुंच गया। जैसे ही वो इस क्षेत्र में पहुंचा, उसे आसपास कई ज्यादा शक्तिशाली ऑराज महसूस होने लगे। कई बड़े शहरों में अब 2 या 3 एलिट डोजुन्स तैनात थे, जो कि सेंट्रल प्लेन्स जैसी जगह में बहुत बड़ी बात थी। शाओयान समझ गया कि ये सब याओलाओ की वजह से ही मुमकिन हुआ है। वो इतना बड़ा नाम है कि उसके साथ कई एक्सपर्ट्स खुद जुड़ जाते हैं। राह में कहीं कोई युद्ध या तनाव का माहौल नहीं था, जिससे शाओयान को थोड़ी राहत मिली। उसने फॉलिंग स्टार पेविलियन के किसी भी शहर में रुकने की जरूरत नहीं समझी और सिर्फ आधे दिन के अंदर ही वो पेविलियन के मुख्य माउंटेन रेंज तक पहुंच गया। अब वो सीधा उस रेल्म में दाखिल हुआ जहां फॉलिंग स्टार पेविलियन मौजूद था। अंदर का माहौल बहुत शांत था। हालांकि ये जगह गू रेल्म जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर शहर की तरह लगती थी, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग आराम से रह सकते थे। एक खुले मैदान में ढेर सारे डिसाइपल्स ट्रेनिंग कर रहे थे। उनकी चीख पुकार गगन में गूंज रही थी। पूरा माहौल एकदम जोश से भरा था। अब ये स्टार रेल्म पहले जैसा नहीं रहा। पहाड़ों को काट कर वहाँ इमारतें बनाई जा चुकी थी। कई डिसाइपल्स उन रास्तों पर आ जा रहे थे, मानो कोई चींटी की कतार चल रही हो। और उन्हीं बड़े पहाड़ों से अब कई ज्यादा शक्तिशाली ऑराज भी महसूस हो रही थी। पूरा रेल्म अब सच में एक आयरन वॉल बन चुका था। अचानक एक तेज रोशनी एक वाइल्ड मोमेंटम के साथ आसमान से आई और सीधा स्टार रेल्म के बीचों बीच वाले पर्वत की तरफ बढ़ी। गगन में एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो स्टार रेल्म के अंदर ट्रबल ला रहा है? और फिर 10 बुजुर्ग फिगर्स एक साथ आसमान में प्रकट हुए। सभी एल्डर्स ने मिलकर चिल्लाया स्टिल, और उनके एनर्जी से पूरा आसमान एकदम फ्रीज हो गया। पर जो रोशनी आ रही थी वो न सिर्फ नहीं रुकी बल्कि और तेज हो गई। उसने फ्रीज हुई स्पेस को ऐसे चीर दिया मानो वो कोई रुकावट ही ना हो, और उन सभी एल्डर्स के पीछे जाकर एकदम शांत हो गई। अब वहाँ प्रकट हुआ एक ब्लैक रोब में नौजवान लड़का, लंबे काले बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो हंसते हुए बोला, बस आधा साल ही तो गया हूँ और इतनी कड़ी सुरक्षा। एल्डर्स अब पूरी तरह चौकन्ने हो चुके थे। इस नौजवान के शरीर से जो प्रेशर निकल रहा था वो उन्हें मजबूर कर रहा था कि इसे हल्के में न ले। नीचे ट्रेनिंग कर रहे डिसाइपल्स की नजरें अब आसमान पर टिक चुकी थी। मेन माउंटेन से 2 एल्डर फिगर्स तेजी से भागे आए। जैसे ही उन्होंने शाओयान को देखा, उनकी आंखों में हैरानी और फिर खुशी चमक उठी। अब सब डिसाइपल्स भी धीरे धीरे समझने लगे कि ये कौन है। वो ही है ना हमारा जूनियर पेविलियन चीफ। वो तो पिल गैदरिंग चैंपियन भी है ना, और वो एक एलीट डोजुन भी है इतनी कम उम्र में। मैंने तो सिर्फ इन्हें देखने के लिए फॉलिंग स्टार पेविलियन ज्वाइन किया था। उधर एक येलो रोब वाला एल्डर शाओयान के पास आया और बहुत ही आदर से झुककर बोला, जूनियर पेविलियन चीफ आपका स्वागत है। शाओयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
आप जरूरत से ज्यादा विनम्र है एल्डर। उसकी नजरें चारों ओर घूमी और उसके चेहरे पर एक सराहना भरी चमक आ गई। इस आधे साल में फॉलिंग स्टार पेविलियन में काफी बड़ा बदलाव आया है। अब इतनी ताकत है कि शायद हन क्लैन भी यूं ही हमला ना कर पाए। एक शांत आवाज हवा में गूंजी और शाओयान के पीछे स्पेस में एक हलचल हुई। आखिर तुम लौट ही आए। शाओयान तुरंत चुप कर बोला, टीचर। सारे गेस्ट एल्डर्स भी चुप कर बोले, ग्रीटिंग्स पेविलियन चीफ। याओलाओ ने शाओयान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गू रेल्म की यात्रा ने तुम्हें निखार दिया है। नॉट बैड, विद इन हाफ अ ईयर 5 स्टार डोजून से 8 स्टार डोजून। इम्प्रेसिव। सारे एल्डर्स की आंखों में अब हैरानी साफ थी। इतनी तेज तरक्की कोई आम बात नहीं थी। याओलाओ बोले, चलो नीचे चले। मैं काफी दिन से तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा था। शाओयान ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें फिर इधर उधर भटकने लगी। टीचर, क्या लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग वापस नहीं आए? याओलाओ ने गहरी नजर से देखा और बोला, तुम्हारे हेवनली टूम में जाने के बाद हमें एक खबर मिली। मैंने उन्हें तुरंत वापस बुलाया और फिर वो सब निकल पड़े जामा एम्पायर की ओर। ये नाम सुनते ही शाओयान की आंखों में ठहराव आ गया, पर अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। क्या यान अलायंस के साथ कुछ हुआ है?